एक दिन अचानक समीर को अपने ऑफिस से ऐसी खबर मिली जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। ये खबर सुनते ही उसकी पत्नी भी हैरान रह गई, क्योंकि वे दोनों हमेशा खुले और सुकून भरे माहौल में रहने के आदी थे। मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया गया है। सच में? हाँ नेहा, मैंने तो ऑफिस वालों से बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा घर मनाली में है और हमें तो खुली हवा और पहाड़ों के बीच रहने की आदत है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुम्हारी बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता। कब से कह रही थी कि अपनी मम्मी को मना लो और मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने दो। वहां भी अभी खेतों में ताजी सब्जियां लगी हैं, खाकर भी आ जाऊंगी और साथ में थोड़ी ले भी आऊंगी। कम से कम कुछ दिनों तक सब्जी के पैसे तो बच जाएंगे। तो क्या सब्जी के लिए तुम्हें 200 किलोमीटर दूर भेजूं? जितना किराया लगेगा उतने में तो यहाँ कई दिनों की सब्जी आ जाएगी। और अब तो वैसे भी हमें दिल्ली शहर में रहना होगा। वहाँ तो सब्जियाँ ज़्यादातर मंडी से ही मिलती हैं और वो भी उतनी ताज़ी नहीं होती। इसलिए अब धीरे धीरे उसी की आदत डाल लो। और हाँ, अपना और मेरा सामान पैक कर लो। मेरा एक दोस्त मोहित रहता है, मैंने उसे कह दिया है कि हमारे लिए किराए का कोई घर देख ले। आग लगे तुम्हारे उस मैनेजर को जिसने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया। भला बताओ, हम इतने आराम से अपने घर में रह रहे थे और अब जाकर किसी किराए के मकान में रहना पड़ेगा। एक तरफ नेहा और समीर अपने नए शहर जाने की तैयारी और बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में रहने वाली सरोज देवी अपने छोटे से बगीचे में खड़ी होकर पौधों की देखभाल कर रही थीं। उन्हें अपने पेड़ पौधों से ऐसे बात करने की आदत थी जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। अरे अरे, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? अच्छा, समझ गई, तुझे प्यास लगी है। ठहर, अभी तुझे पानी देती हूँ। वाह मेरे लाल टमाटर, आज तो तू बड़ा खिला खिला लग रहा है। बस ऐसे ही हमेशा हंसता खिलता रहना। सरोज देवी अभी अपने बगीचे में उगी सब्जियों से बातें ही कर रही थीं कि तभी उनके घर पर मोहित नाम का एक युवक आ पहुंचा। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? अरे मोहित बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ आंटी। अच्छा बताओ बेटा, किस काम से आए हो? आंटी जी, दरअसल आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो बेटा। मेरा एक दोस्त है, उसका तबादला दिल्ली हो गया है। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने के लिए किराए का कमरा ढूंढ रहा है। तो सोचा आपसे पूछ लूँ, क्या आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? हाँ हाँ बेटा, ऊपर वाला कमरा खाली तो है। पहले जो किराएदार रहते थे ना, बहुत झंझट करते थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देती हूँ, मुझे किराएदार ऐसे चाहिए जो सादे और अच्छे दिल वाले हों। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, वो पहाड़ के रहने वाले हैं, बहुत सीधे और अच्छे लोग हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उन्हें ले आओ बेटा। अगले दिन रोहित अपने दोस्त समीर के साथ उस घर पर पहुंच गया जहां कमरा किराए पर मिलने वाला था। घर की मालकिन उन्हें अपने आंगन में लेकर आईं और ऊपर बने कमरे की ओर इशारा करते हुए सारी बात समझाने लगीं। देखो बेटा, ये मेरा घर है। नीचे वाले हिस्से में मैं और मेरे पति रहते हैं और ऊपर का फ्लोर किराए पर दिया हुआ है। किराया पूरे 10,000 रुपए है। बोलो, मंजूर है? अरे बाप रे आंटी जी, 10,000? हमारे पहाड़ी इलाके में तो इतने में 2-3 परिवार आराम से रह लेते हैं। बेटी, वो पहाड़ का इलाका है और ये दिल्ली जैसा बड़ा शहर। शहर है तो क्या हुआ आंटी जी, अगर इतना पैसा किराए में ही दे देंगे तो खाएंगे क्या? अरे मीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? आप चुप रहिए जी, मैं आंटी को अपनी बातों में मना रही हूँ ताकि किराया थोड़ा कम हो जाए। आंटी जी, 1 मिनट, जरा अपना चेहरा मेरी तरफ कीजिए। क्यों भला? मेकअप करते समय बिजली चली गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में काजल गाल पर लग गया हो? अरे हाय, कितनी सुंदर लग रही हो आप। आपकी उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 50 साल होगी, है ना? क्या सच में मैं इतनी जवान लगती हूँ? जवान क्या आंटी, आप तो बिल्कुल फिल्म स्टार रेखा जैसी लग रही हो। अरे वाह, रेखा और मैं। सच कह रही हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी ने आपको पहले देख लिया होता ना, तो वो जया को छोड़कर आपसे ही शादी करते। अरे बेटा, अमिताभ से शादी करने का सपना तो था, लेकिन शादी तो तुम्हारे अंकल से हो गई। अरे बस भी करो, कितनी तारीफ करोगी। ये क्या कर रही हो तुम? आप बस देखते जाओ आगे क्या होता है। अरे आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों तो कमाल की जोड़ी हो, बिल्कुल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसी। दोनों अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है बेटा, जाओ अपना सामान ऊपर रख दो। और किराया, चलो 10,000 नहीं, 5,000 ही दे देना। अरे वाह, तुम्हारा जादू तो सच में चल गया।
नेहा हल्की सी मुस्कुराई और रोहित के साथ सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। असल में मीना थोड़ी कंजूस स्वभाव की थी। उसे अच्छी तरह पता था कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, और इसी तरह दोनों उस घर में किराए पर रहने लगे। अगले दिन नेहा अपने पति के साथ सब्जी लेने बाजार गई। शहर की मंडी में सब्जियों के दाम सुनकर उसका माथा ही घूम गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने महंगे दाम में घर कैसे चलाया जाए। क्या कहा? बैंगन 40 रुपए किलो? हे भगवान, कैसी लूट मचा रखी है यहाँ। इतनी महंगी सब्जी खाएं भी क्या और बचाएं भी क्या? मैडम जी, यही आज का रेट है। अच्छा ऐसा करो, आधा किलो ही दे दो। नेहा आधा किलो बैगन लेकर घर लौट आई। शाम को उसने उसी की सब्जी बनाई, लेकिन उसे खाने में वैसा स्वाद बिल्कुल नहीं लगा जैसा उसे अपने मायके की ताज़ी सब्जियों में आता था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और घर की मालकिन अंदर आती हैं। अरे नेहा बेटा, ये लो, मैंने अभी अभी लहसुन की चटनी बनाई थी। हम दोनों बूढ़े बुजुर्ग कितना खाएंगे, सोचा थोड़ा तुम लोगों को भी दे दूं। अरे धन्यवाद आंटी जी। वाह, क्या जबरदस्त चटनी बनाई है। हाँ, इसकी खुशबू भी कितनी लाजवाब है। लगता है ताज़े लहसुन और पुदीने से बनी है। लेकिन आंटी को इतना ताज़ा लहसुन और पुदीना मिलता कहाँ से होगा? जैसे ही नेहा और समीर ने उस चटनी को चखा, दोनों के चेहरे खिल उठे। अगली सुबह नेहा टहलने के लिए घर से बाहर निकली। तभी उसकी नज़र घर के पीछे बने बगीचे पर पड़ी। पूरा इलाका हरियाली से भरा हुआ था। लौकी की बेलें दीवारों पर चढ़ी थीं। टमाटर के पौधे लाल लाल फलों से लदे थे। हरी मिर्च, पालक और यहाँ तक कि कद्दू भी लटकते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर के पीछे छोटी सी सब्जी मंडी ही उगाई हो। अरे बाप रे, इतनी सारी ताज़ी सब्जियाँ! ये आंटी तो कमाल की निकली। घर में ही पूरी मंडी लगा रखी है। जब घर के पीछे इतनी बढ़िया सब्जियाँ उग रही हैं, तो भला मैं पैसे खर्च करके बाजार से क्यों लाऊं? यहीं से तोड़ लूंगी। ताज़ा भी मिलेगी और पैसे भी बच जाएंगे। तभी उसे पीछे से सरोज देवी की तेज आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं ये सब्जियां किसी को नहीं दूंगी। क्या ये मुफ्त में उग जाती हैं? पता है इन्हें उगाने में कितनी मेहनत लगती है। अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर नेहा समझ गई कि मकान मालकिन उसे अपने बगीचे की सब्जियां कभी नहीं देंगी। तभी उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। पूजा थोड़ी चालाक स्वभाव की थी। उसे अपने मायके में खेतों की ताज़ी सब्जियां खाने की आदत थी, लेकिन यहाँ शहर में हर चीज़ पैसे देकर खरीदनी पड़ती थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और मौका देखकर बगीचे से कुछ सब्जियां तोड़ ली। फिर उन्हें छुपाकर धीरे से अपनी रसोई में ले आई। अरे, तुमने सच में सब्जियां तोड़ लीं। अगर मकान मालकिन को पता चल गया तो वो हमें घर से निकाल देंगी। अरे छोड़ो भी, ये उनका बगीचा जरूर है, लेकिन धरती तो ऊपर वाले ने सबके लिए बनाई है। नेहा ने प्यार से टमाटर की चटनी और लौकी के कोफ्ते बनाए। फिर थोड़ी सी सब्जी एक कटोरी में रखकर नीचे रहने वाली मकान मालकिन को भी दे आई। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। सच कहूं तो कई सालों बाद इतनी बढ़िया सब्जी खा रहा हूं। मतलब मैं अच्छी सब्जी नहीं बनाती? अरे ऐसा नहीं, पर तुम्हारे बनाए कोफ्तों में तो समझ ही नहीं आता कि पानी में कोफ्ते हैं या कोफ्तों में पानी। बस कीजिए, चुपचाप खाना खाइए। उस दिन के बाद नेहा रोज बगीचे से थोड़ी थोड़ी सब्जी तोड़ लाती। कभी पालक, कभी भिंडी, कभी बैगन, और फिर प्यार से कुछ सब्जी बनाकर सरोज देवी को भी दे देती। आंटी जी, आप दोनों लोग अपने लिए क्या ही बनाएंगे? मैं बाजार से ज्यादा सब्जी ले आई थी, तो सोचा थोड़ा आपको भी दे दूं। अरे नेहा बेटा, तू कितनी अच्छी है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मना भी नहीं कर पाती। आंटी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा, बोलो। आप तो जानती हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ पैसे हमें गांव भी भेजने होते हैं। अगर थोड़ा किराया कम कर देती तो हमें काफ़ी सहारा मिल जाता। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ आंटी जी, वैसे आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ और उसके साथ मक्के की गरम गरम रोटियां भी। आप और अंकल ही ऊपर आकर हमारे साथ ही खाना खा लीजिएगा। ये सुनकर सरोज देवी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया। ना खाना बनाना पड़ेगा और ना ही बर्तन धोने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, हम ज़रूर आएंगे। और सुन, अपने पति को कहना कि इस महीने से किराया 3000 रुपये ही दे देना। धन्यवाद आंटी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी भी तो करनी है। नेहा ऊपर कमरे में आई तो बड़े उत्साह से खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसकी चालाकी काम कर रही थी।
वाह, क्या बात है। ना नुकसान हुआ और काम भी बन गया। अब इन्हीं के बगीचे की सब्जियां तोड़कर इन्हें ही बनाकर खिलाती रहूंगी और ऐसे ही अपना काम भी निकलवाती रहूंगी। नेहा ने खाना बनाया और शाम को सब लोग मिलकर खाने बैठे। समीर सब कुछ समझ रहा था, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोलता था। सच तो ये था कि उसे भी अब ताज़ी सब्जियों का स्वाद अच्छा लगने लगा था। लेकिन कुछ दिनों बाद बगीचे से रोज-रोज सब्जियां कम होती देख घर की मालकिन को शक होने लगा। अगली सुबह सरोज देवी बगीचे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि 2 टमाटर और 1 लौकी गायब है। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई चोरी छिपे सब्जियां तोड़ रहा है। अरे, ये कौन है जो मेरी मेहनत की सब्जियां चुरा रहा है? दिन रात मैं पानी दूं, खाद डालूं और कोई आकर ऐसे ही तोड़कर ले जाए? चोर को पकड़ने के लिए सरोज देवी ने एक छोटा सा जाल बिछाया। रात को उन्होंने बगीचे की मिट्टी पर हल्का सा आटा छिड़क दिया, ताकि सुबह पैरों के निशान देखकर पता चल सके कि सब्जियां कौन ले जा रहा है। अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो पैरों के निशान सीधे नेहा के दरवाजे तक जा रहे थे। नेहा, जल्दी नीचे आ। तू ही है ना मेरी सब्जियों की चोर? वो आंटी जी, मैं तो बस थोड़ी सी सब्जी ही लेती थी। छी छी, ये क्या किया तूने? आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सच कहूं तो मुझे मायके में खेत की ताज़ी सब्जियां खाने की आदत थी। यहाँ सब कुछ खरीदना पड़ता है, इसलिए पैसे बचाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। मुझसे गलती हो गई। सरोज देवी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखा। देख नेहा, चोरी कभी अच्छी बात नहीं होती। अगर तुझे सब्जियां चाहिए थी तो सीधे मुझसे मांग लेती। क्या मैं मना कर देती? लेकिन उस दिन तो आप अड़ोस वाली कमला आंटी को मना कर रही थी। अरे वो कमला, वो तो हर बात पर मुझसे झगड़ती रहती है और खुद कभी किसी को एक दाना भी नहीं देती। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त आंटी जी? अब से तू मेरे साथ बगीचे की देखभाल करेगी, पौधों को पानी देगी, खाद डालेगी, फिर जितनी ताज़ी सब्जी चाहिए ले जाना। और एक बात और, अब से तू ही हमारे लिए तीनों वक्त का खाना पकाएगी, फिर चाहे किराया मत देना। सच आंटी जी? हाँ, अब किराएदार खाना बनाएगी और मकान मालकिन खाएगी। उस दिन के बाद नेहा रोज बगीचे में काम करने लगी। वो पौधों को पानी देती, उनकी देखभाल करती और उनसे बातें भी करने लगी। धीरे धीरे सरोज देवी को उसमें अपनी बहू जैसा स्नेह दिखने लगा। उन्हें एक मददगार भी मिल गई और रोज स्वादिष्ट खाना भी। सच तो ये था कि अब सरोज देवी को भी रीना के हाथ के खाने का स्वाद लग चुका था। मेहनत, सच्चाई और आपसी मदद से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है।